You are having three poems only. One is Amanda, one second is Animals, and third is Tale of. तो इसमें आपके मेन पॉइंट्स या मेन क्वेश्चंस किस पर आ सकते हैं? सी यू डोंट हैव अ स्टोरी जिसको आपने बताना है, तो आपका मेन हो सकता है थीम, मैसेज, टोन, राइमिंग स्कीम, एनी पोएटिक डिवाइस, बेसिकली जब हम लोग पोएम करते हैं तो वी हैव दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन कि वो जो पोएम है ऑन व्हाट थीम इज इट बेस्ड, एंड देन व्हाट इज द मैसेज दैट इट कन्वेज, व्हाट इज द पोएट्स tone in certain areas, then what are the poetic devices we have used, what is the rhyme scheme of that particular poem or that particular stanza, and then you may be having one or two questions based on the poem. मतलब जनरल उसके अंदर से बेसिकली हम पोएम के ऊपर क्वेश्चंस बनाते हैं, पोएम के अंदर से एक दो क्वेश्चंस होते हैं. So this is first of all you all need to understand. अब हमारे पास है अमांडा, द वेरी फर्स्ट पोएम. तो पहला है अमांडा किस थीम पर है, व्हाट इज द थीम ऑफ अमांडा पोएम. तो अमांडा जो है इट इज अबाउट यू कैन से अ चाइल्ड, परहैप्स द चाइल्ड मे बी अ टीनेजर. अब ये हमें कैसे पता कि वो टीनेजर है, क्योंकि पिंपल्स है, तो most of the time after 11 years we start getting the pimples, so maybe it is because teenager. Then fantasy, these are the theme. मतलब बच्चा एक बचपना है, बच्चा फैंटेसी में रहता है, द चाइल्ड डजंट अंडरस्टैंड द रियल लाइफ. तो सबसे पहला हमारा आता है अमांडा इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ अ चाइल्ड, अ टीनेजर परहैप्स, एंड हर फैंटेसी. देन सेकेंड इज इट इज अबाउट पैरेंटल कंसर्न. मतलब माँ बाप तो कंसर्न रखते हैं, आपके मार्क्स कम आए तो भी, मैं भी अपनी डॉटर्स के लिए उतना ही कंसर्न रखती हूँ. सो वी एज अ पेरेंट हैव द कंसर्न. बच्चा उस चीज को शायद समझता नहीं है बिकॉज वो अपनी फैंटेसी में रहता है, वो बच्चा है. सो ये आपका जो है दिस इज द थीम. नाउ द थीम के अंदर क्या है, अब क्वेश्चंस क्या आ सकता है. सबसे पहले तो ये कि आपको कैसे पता कि जो अमांडा के साथ में है वो उसकी मम्मी है, पापा नहीं है. एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, दैट हु वाज द पर्सन हु वाज नैगिंग द चाइल्ड, और हम आंसर लिखते हैं परहैप्स मदर. हम मदर नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं परहैप्स मदर, या लिखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इट माइट बी अ मदर. तो व्हाई मदर? अब क्वेश्चन है व्हाई मदर. तो क्योंकि मदर जो होती है नॉर्मली शी इज रिस्पॉन्सिबल, द मदर इज नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रॉटअप ऑफ अ चाइल्ड. घर पे मदर होती है तो वो देखभाल करती हैं. फादर लोग तो नॉर्मली दे आर इन द ऑफिसेस, फादर लोग नॉर्मली दे, उनका जो कंसर्न होता है वो पढ़ाई, बच्चे का डिसिप्लिन, उन चीजों से होता है. लेकिन मदर जो होती है वो छोटी छोटी चीजें देखती है, जैसे बच्चा खाना नहीं खा रहा, बच्चा सफाई नहीं रख रहा, बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है. मोस्ट ऑफ द टाइम these things are done by mother, and that is why we assume that it is the mother who is nagging Amanda. ये इसमें क्वेश्चन है. थर्ड इज, अब आता है उसमें आप देखोगे 3 जगह पर जब वो सोच रही है तो दैट थिंग इज रिटन इन पैरेंथेसिस, मतलब उसको ब्रैकेट में डाला है. वो ब्रैकेट में क्यों डाला है? बिकॉज जो बाकी चीजें हैं वो हो रही हैं, उसकी मम्मा उसको डांट रही हैं, डोंट, मतलब कि डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट हंच योर शोल्डर्स. लेकिन वो जो बाकी चीजें, जैसे वो लिखती है आई विश आई एम अ मरमेड,
वो उसकी सोच है, दैट इज हर फैंटेसी। और इसीलिए उन चीजों को पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट के अंदर डाला हुआ है। these are the two questions, first theme based। अब चैप्टर में पोएम में क्या क्या है? पहले में मदर कहती है दैट ओके फर्स्ट में मदर कहती है दैट डोंट बाइट योर नेल्स। शायद बच्चा जो है वो बच्चा है, चाइल्ड है, फैंटेसी में है, तो वो अपने नाखून चबा रहा है। तो द मदर इज टेलिंग हर नॉट टू, मतलब द मदर इज कंसर्न्ड। मैंने जो यहाँ पर थीम बताया पैरेंटल कंसर्न, द मदर इज कंसर्न कि बच्चा जो है मतलब कि चबाना, क्योंकि नाखून चबाना इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सो द मदर डजंट वांट द चाइल्ड टू बाइट द नेल्स, तो वो उसको मना करती है। बट द चाइल्ड डजंट वांट टू बी nagged, she wants freedom, she doesn't want someone to point out her। तो इसीलिए उसको लगता है कि उसे जो है मतलब कि she should just go and drift in the water, एक मरमेड की तरह, मतलब जहां उसको जो है she is getting peace, शांति मिल रही है। द सेकेंड में मदर कहती है कि हैज शी डन द होमवर्क, हैज शी put her shoes in the proper place, because the mother is concerned that the child should be disciplined। बट बच्चे को फिर वही लग रहा है। शी सेज मतलब कि साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट। अब यहाँ साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट इज मेटाफॉर। तो वो कहती है कि शी वॉन्ट्स फ्रीडम, शी डजंट वॉन्ट पीपल टू tell her 100 times what she has to do, she wants to be very free, and that is why she says she wants to roam around the road, she wants to make pattern, she doesn't want people to tell her what she wants। Then the mother is also concerned about her physical beauty, so she is telling her not to eat too many chocolates। Again, the child is perhaps fond of eating chocolate, तो वो उस चीज को भी वो बच्चा जो है फील करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट में मदर कहती है कि तुम इतनी मूडी हो। whenever the mother is speaking to her, वो अपनी शक्ल उधर बना लेती है। so she doesn't like, she wants that the child should be attentive। एक तरफ द मदर्स अटेंशन पैरेंटल कंसर्न है, दूसरी तरफ बच्चे की अपनी फैंटेसी है वेयर शी डजंट वांट टू। एंड व्हाई नाउ, व्हाट इज द मैसेज कन्वेड एंड व्हाट इज द टोन? टोन यहाँ पर जो है द पोएट हैज यूज्ड मेनी पोएटिक डिवाइसेस लाइक एनाफोरा यूज हुआ है। एनाफोरा आपका होता है जब कोई भी शब्द जो है अगले अगले लाइन में रिपीट होता है, एंड इसको हम एनाफोरा बोलते हैं। मेनी ऑफ यू डू नॉट नो। देन एजोनेंस होता है व्हेन द वॉवल्स आर रिपीटेड इन द कॉन्सिक्वेंट लाइन्स। कोई भी मतलब, और मैक्सिमम सभी जो है जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, कोई फ्रेज लिखते हैं, तो उनमें जो वॉवल्स होते हैं वो रिपीट होते हैं। So in this poem you have anaphora, you have assonance, you also have आपका जो है silence is golden, तो that is आपका metaphor भी है। So the poet has used many kinds of literary devices। So what is now the tone? Tone क्या है? यहाँ पर the tone है आपका complain। Tone आपका जो है वो है complain, मतलब द पोएट वॉन्ट्स टू कंप्लेन दैट नॉर्मली क्या होता है, अ चाइल्ड वॉन्ट्स टू लिव अ फ्री लाइफ, पेरेंट वॉन्ट्स टू कंट्रोल। तो वो कंप्लेन कर रहा है कि इन दोनों के बीच में जो है नॉर्मली देयर इज ऑलवेज सम मिसअंडरस्टैंडिंग। मैम, या ma'am, in my pre-board there was a question: what was the tone of parent when they say Amanda do not do this or do not do that? I'm coming, wait।
देन मदर एंड फादर जो है दे आर ऑलवेज कंसर्न. यस, हमेशा होता है. व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई आल्सो फेल्ट दैट कि आई शुड बी गिवन द फ्रीडम. Now as a parent I feel that certain times we need to be strict, certain times we need to be concerned. तो जो मदर है शी इज कंसर्न्ड, अभी मैंने ऊपर ही लिखा है पैरेंटल कंसर्न. मदर का जो टोन है डोंट मतलब कि वो डांट रही है. शी इज अनॉयड, शी इज अनॉयड, शी इज कंसर्न्ड. आप लिख सकते हो मदर का जो टोन है वो कंसर्न्ड है, अनॉयड है. लेकिन पोएट का जो टोन है वो है कंप्लेनिंग. द पोएट वॉन्ट्स दैट देयर शुड बी, क्योंकि बच्चा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बच्चा बच्चा है, वो फैंटेसी में रहता है. एंड दिस इज वेरी ट्रू विद एवरी किड. हम भी जब बच्चों को बोलते हैं ना तो उनको लगता है मैम पागल हो गई है. इट ऑलवेज हैपन व्हेन आई मतलब कि आई एम नॉट सेइंग दैट आई हैड मतलब कि ऐसा नहीं कि आई ऑल्सो वांटेड द फ्रीडम एंड एवरीथिंग, बट आई नेवर गिव आंसर बैक. मैं आंसर बैक कभी किसी को नहीं करती थी. वो मेरी अभी भी आदत है. आई डोंट गिव आंसर बैक टू एनीबडी. तो बट मेरी जो सिस्टर होती थी ना उसको बड़ा गुस्सा आता था जब मम्मा उसको ऐसे बोलती थी ना. द सेम दिस पोएम को मैं बहुत कोरिलेट कर सकती हूँ. तो मम्मा वुड बी टेलिंग हर हेमा ऐसा मत करो, मतलब कि ऐसा मत करो. तो शी वुड से मतलब ये तो इसमें तो वो सोच रही ना, उसमें वो कहती थी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मम्मी बोलती है, खुद नहीं करती है. मतलब शी वुड बी गेटिंग दैट इरिटेशन. नेचुरल है कि बच्चा किसी भी चीज को परफेक्ट नहीं कर सकता. भाई मैं जो खाना बनाऊंगी और मेरी जो डॉटर पहली बार बनाएगी उनमें थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा ही आएगा. वी कैन नॉट. एंड मेरी मम्मा जो बनाएंगी उसमें और मुझ में डिफरेंस आएगा बिकॉज दैट इज व्हाट द एज डिफरेंस इज देयर. तो वी लर्न स्टेप बाय स्टेप. और बच्चा भी स्टेप बाय स्टेप ही करता है. आई कैन नॉट बिलीव कि एक दिन में जो है कोई भी चीज जो है वो डिसिप्लिन में आ जाएगा या एक दिन में कोई भी चीज जो है वैसा आ जाएगा. तो नो, इट इज नॉट पॉसिबल. वी लर्न स्टेप बाय स्टेप. So parental concern is not wrong. At the same time, a child's fantasy is also not wrong. So that is why the poet wants to complain that this should be taken. बच्चे को जो है बच्चा एकदम the child wants to be an orphan. ऑर्फन मतलब यहाँ पर ऑर्फन का मतलब ये नहीं कि उसके पेरेंट्स मर जाएं. यहाँ ऑर्फन का मतलब है the child doesn't want anyone to put pressure on her. And the reason is अननेसेसरी प्रेशर. अब आता आपका मैसेज, अब आपका आता मैसेज. अननेसेसरी जो आपका प्रेशर होता है किसी भी बच्चे पर, दैट कैन लीड टू डिजास्ट्रस रिजल्ट्स. एट द सेम टाइम अ चाइल्ड शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट पेरेंट्स जो है वो हमारे लिए कभी गलत नहीं बोलते. कभी कभी हो सकता है उनका टोन गलत हो, बट दे वुड नेवर बी रॉन्ग फॉर अस. कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा जो है ऐसा सड़ा सा शक्ल बनाए और दूसरा उनका मजाक करे. मेरी मम्मा मुझे, जब मैं छोटी थी ना तो मेरी मम्मी मुझे मतलब कई बार उनका तो हाथ बड़ी जल्दी उठता था. तो बाद में वो मुझे समझाती भी थी. तो वो मुझे कहती थी देखो बेटा, मतलब वो तमिल में प्रोवर्ब सुनाती थी कि हम लोग तुमको जो है ना मार मार के सिखाएंगे, लेकिन दुनिया जो है ना तुम पर हंसते हुए बोल के चली जाएगी. अभी तुम्हारे को हमारा टोन बुरा लगेगा, लेकिन जब दुनिया कुछ कहेगी ना तो यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन योरसेल्व्स. एंड दैट वाज वेरी ट्रू. बिल्कुल सही बात है. मम्मा हमें थप्पड़ लगा देती है लेकिन दुनिया हमारा मजाक उड़ा के चली जाती. तो दैट इज व्हाई पेरेंट्स कंसर्न इज वेरी करेक्ट, द चाइल्ड्स फैंटेसी इज करेक्ट, एंड बोथ नीड्स टू ब्रिज दैट गैप. ये आपका जो है अमांडा है. Now the second poem we would be doing today is Animals, Walt Whitman. Animals मतलब हम लोग जब किसी को गाली देते हैं, मतलब when we abuse anyone, तो हम कहते हैं भाई जानवर है ये इंसान. We use the word animals in a negative tone. हम इसको नेगेटिव टोन में यूज करते हैं. बट हेयर वॉल्ट विटमैन जो है ही वॉन्ट्स टू कन्वे दैट एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमंस.
तो अगेन द सेम, व्हाट इज द टोन, व्हाट इज द मैसेज, व्हाट इज द थीम। तो पहला है थीम। द थीम इज ह्यूमैनिटेरियन, humanitarian. It is about the difference between the humans and animals. The tone is complaining and introspecting. The tone is complain and introspecting. इंट्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है खुद से क्वेश्चन पूछना। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है टू आस्क क्वेश्चन टू आवरसेल्व्स। क्या मैं सही हूं? खुद को एनालाइज करना, दैट्स इंट्रोस्पेक्शन। तो द टोन ऑफ द पोएम इज कंप्लेन एंड इंट्रोस्पेक्ट। एंड में वो इंट्रोस्पेक्ट करता है, हैव आई फॉरगॉटन द टोन्स, मतलब कि आई हैव फॉरगॉटन द टोकन समवेयर और इट हैज फॉलन डाउन। वो इंट्रोस्पेक्ट का टोन है। अब इस पोएम के अंदर द पोएट इज ड्रॉइंग अ पैरेललिज्म। आप लोग यूज कर सकते हो इस वर्ड को, ड्रॉइंग अ पैरेललिज्म बिटवीन humans and animals. The poet says that जो एनिमल्स हैं, इंसान क्या करता है? इंसान अपने कर्मों को लेकर, अपने एक्शंस को लेकर, अपने किसी भी वर्ड को लेकर he would be complaining. I am reading the poem for you. In the very first वो कहता है, I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. वो कहता है that when I compare the world of animals and humans, उसको लगता है that animals हमसे ज़्यादा satisfied है and they are peaceful. और इसीलिए he likes to look at them again and again. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sin. Not one is dissatisfied, not one is demented. अब वो कहता है कि जो एनिमल्स हैं वो ना ही अपने कंडीशन को लेकर दुखी होते हैं, ना ही वो किसी और को लेकर जेलस होते हैं। एंड ह्यूमंस क्या करता है? जो भी काम करता है ना वो दिखाने के लिए करता है। एनिमल्स दिखाने के लिए कोई काम नहीं करते हैं। वॉट एवर दे डू फॉर देमसेल्व्स। अगर वो किसी इंसान को मारते भी है ना तो वो अपने लिए मारते हैं। हम क्या करते हैं? भाई हम ये काम करेंगे तो हमारे को क्या फायदा मिलेगा, दुनिया हमारे बारे में क्या बोलेगी, मैं गाड़ी खरीदूंगा तो मेरा पड़ोसी क्या बोलेगा। We do because we want to show things to others. We want superiority, but they don't do that. That is why they are not complaining. हम अपने लिए अगर हम अच्छा भी करते हैं, even we do the good deeds, that also we want to show to others कि हम कितने good हैं, हम कितने religious हैं. We want to gain popularity. लेकिन एनिमल्स ऐसा करके कभी हमें इरिटेट नहीं करते. दे आर हैप्पी, दे आर नॉट रनिंग बिहाइंड द वर्ल्डली थिंग्स. एंड दैट इज वाई, मतलब कि डिमेंशिया मतलब दे आर नॉट मैड.
हमें क्या है, वी वॉन्ट एवरीथिंग। अगर हमारे पास पॉश गाड़ी भी होगी ना तो हमें चाहिए कि हम हेलीकॉप्टर खरीद लें। Not one kneels to another, not to his kind that live thousands of years। मतलब कि they do not, मतलब हम लोग इंसान क्या करते हैं, हम दूसरों के आगे झुकते हैं, हम वो करते हैं, दैट इज बिकॉज वी वॉन्ट टू डू आवर, हम अपने सेल्फिशनेस के लिए वो करते। वी मेक पीपल, जो रिच है, जिनके पास सामान है, दे आर रिस्पेक्टेबल। जो दिखावटी है वो रिस्पेक्टेबल है। द वन हु इज डिसिप्लिन, द वन हु इज उनको, हम लोगों को, हमारे लिए कोई अच्छा नहीं लगता। हमारे लिए वो इंसान ज्यादा अच्छा है जिसके पास बहुत पैसा है। तो वो कहता है एनिमल्स जो है, दे आर नॉट लाइक दैट, दे आर नॉट लाइक दैट, एंड दे डू नॉट कंप्लेन, एंड अपने एंसेस्टर्स के भी आगे वो कभी नहीं झुके हैं। दे आर ट्रू टू देयर रिलेशंस, दे आर फ्रेंडली, जिनके साथ उन्हें रहना वो उसी में रहते हैं। सो दैट इज वाई वो कहते हैं एनिमल्स आर ऑनेस्ट एंड वी आर डिसऑनेस्ट इन आवर रिलेशनशिप। We maintain relationship because we want to show someone, we are selfish। फिर लास्ट वाले लाइन में वो आकर कहता है कि वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है। द लास्ट लाइन में ही इज इंट्रोस्पेक्टिंग। वो कहता है कि ही डजंट नो कि इनके अंदर ये इतनी अच्छी क्वालिटीज कहां से आई हैं। ये क्वालिटीज तो ह्यूमंस के साथ में होना चाहिए, बट व्हाई एनिमल्स आर पोजेसिंग, एंड ही फील्स मे बी दीज, ये जो क्वालिटीज हैं, ये जो वर्चूज हैं, काइंडनेस, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, गुडनेस, सेल्फलेस, ये ह्यूमैनिटी होता है। लेकिन शायद हमने वो आई इज ही इज यूजिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमंस, होता है शायद हम लोगों ने जो है उसको बहुत पहले, वी हैव इन द डिमेंशिया ऑफ मैनेजिंग थिंग्स, शायद हम अपने लालच में we have left all these things somewhere, हम इसको खो चुके हैं। Today humanity has been lost, but till date animals have adopted these kinds of virtues जो इंसानों में होना चाहिए। So this is the poem and the message is one must be self-contained। चीजें होनी बुरी बात नहीं है, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। आई एम अ ह्यूमन, आई ऑल्सो वॉन्ट, आई नीड एवरीथिंग, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनी वन, एंड आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। मैं कल अपनी मम्मा को ऐसी बात बता रही थी, तो आई वॉज टेलिंग मम्मा, अगर मुझे 50,000 की साड़ी खरीदनी होगी ना तो मैं कर्जा लेकर खरीदूंगी, लेकिन अगर मुझे नहीं चाहिए होगा ना तो मुझे कोई मुफ्त में भी देगा ना तो भी मैं नहीं पहनूंगी। एंड आई कैन शो यू माई अलमीरा, इट इज फुल ऑफ ऑल काइंड ऑफ साड़ीज, एंड माई डॉटर्स ऑलवेज टेल मम्मा की साड़ियाँ एक से एक बढ़कर होती हैं, बट आई, मतलब मुझे अगर नहीं पहननी तो नहीं पहनूंगी। आई लाइक टू बी सिंपल, तो सिंपल हूँ, और अगर मुझे लेना है तो देन आई विल गो डाउन। आई डोंट बाय बिकॉज आई हैव टू शो समवन, and we must not be like that, we must be simple। Simple living and high thinking is always appreciated। So humans have to adopt the qualities of humanity, otherwise हमको, हमें खुद को humans कहने का we don't have, या मतलब कि animals are better than us। The last poem, The Tale of Custard the Dragon। When I took this chapter, this poem, I had already underlined all the main poetic devices that are in this, because this chapter, इस poem के अंदर आपके maximum जो है, मतलब onomatopoeia, anaphora, assonance, consonance, सारे के सारे जो है
you are having all kinds of poetic devices. Tale of Custard is about, now वही हम लोगों को क्वेश्चन देखना है, टोन, थीम, मैसेज, and then the general questions. It is about a girl, Belinda, who is very show off. She lives with her pet, जिसके अंदर उसका जो उसकी जो पेट है वो माउस भी है, कैट भी है. मतलब यहाँ पर ये जो माउस कैट वगैरह को बोला ना, इट मीन्स दे आर ऑल लिविंग टुगेदर. देन ऑल्सो अ ड्रैगन विच इज फेरोशियस. ड्रैगन आपका डरावना होता है, बट उसका कहना है कि इवन दो शी हैड अ डॉग, माउस, कैट, बट दे ऑल यूज टू शो ऑफ. दैट इज दिखावटी. ये इन लोगों का मानना था दे आर वेरी ब्रेव. एंड इसी मतलब कि दे आर कंपेयर टू टाइगर. टाइगर के गुस्से से उनको कंपेयर किया है. बियर मतलब उसके शक्ति से, उसके मतलब कि उसके स्ट्रेंथ से उसको कंपेयर किया है. एंड जैसे कि दे आर ऑल वेरी करेजियस. वेयरएस जो ड्रैगन है, इट डजंट लाइक टू show off, it likes to sit quietly inside a cage. So that is why the dragon has been called as coward. मतलब उसको जो है coward मतलब वो कायर है, वो डरपोक है, वो केज के अंदर रहना चाहता. But in the real sense you know that dragon can never sit inside a cage. Now sometimes when they are sitting in a wagon, मतलब उनकी अपनी एक गाड़ी है, मतलब एक छोटा सा, उसके अंदर रहते हैं. तो जब बेलिंडा हंसती है तो वो इतने जोर से हंसती है दैट शी रोर सो लाउडली कि उसका पूरा जो वैगन है वो हिलने लग जाता है. एंड ऑफन दे मेक फन ऑफ द ड्रैगन बाय कॉलिंग हिम एज पेरिवल. मतलब उसको जो है एक किंग का नाम देते हैं. उसको उसमें किंग का नाम क्यों दिया है आपका क्वेश्चन आता है. व्हाई ही हैज बीन, आई थिंक पर्सिवल कुछ नाम है, तो उसे पूछा जाता है कि क्यों उसको दिया. क्योंकि जो पर्सिवल था वो लड़ाई से भाग गया था. He ran away from the war. पर्सिवल जो था वो लड़ाई से भाग गया था. एंड दैट इज वाई उसके कॉवर्ड को कंपेयर करते हुए उसको बोलते हैं यू आर पर्सिवल. यहां पर्सिवल जो है इट इज अ नेम ऑफ अ किंग हु हैड रैन अवे फ्रॉम द वॉर. तो वो कहते हैं तुम पर्सिवल के जैसे हो जो कि भाग गया था. उसको मतलब हमेशा मजाक उड़ाते. बट द थीम इज द रियल स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन इज known at during the time of adversity. किसी भी इंसान का जो रियल पावर है ना, वो आपको एडवर्सिटी यानी कि जब आपके ऊपर कुछ गलत होता ना तब पता लगता है कि वो इंसान कितना अच्छा या कितना बुरा या कितना कायर या कितना मतलब कि शक्तिशाली है. सो वंस देयर वैगन इज अटैक्ड बाय अ पायरेट. पायरेट हम हिंदी में बोलते हैं समुद्री डाकू. एंड नॉर्मली ही डजंट हैव वन आई, और उसके एक पैर जो है वो भी कटे हुए होते हैं. तो वो जो है मतलब यहाँ दिखाया कि पायरेट बहुत ही भयंकर था. ही वॉज हैविंग द वेपन इन बोथ ऑफ द हैंड्स. उसके दोनों हाथों में जो है वेपन्स थे. एंड वो इन लोगों को मारने के लिए आ रहा था, मतलब कि ग्लास कट करके विंडो के थ्रू. उसमें एक वर्ड है विंडा, मतलब वो विंडा लिखा है. दैट हैज बीन गिवन एज अ राइमिंग स्कीम. उसको विंडा लिखा है. वो स्पेलिंग गलत है लेकिन वो लिखा इसीलिए है, पेपर में आता है क्वेश्चन, टू गिव द राइम स्कीम. एंड व्हेन ही कम्स एंड ट्राइज टू अटैक देम, ये जो बाकी लोग हैं दैट इज मतलब कि जो टाइगर के जैसे, बियर के जैसे, माउस, कैट, डॉग, ये सब भाग जाते हैं.
माउस जो कि होल में रहता है वो वहां जाके छुप जाता है, कैट कहीं अंडरग्राउंड हो जाता है, एंड बेलिंडा रो रही होती है, बट नोबडी कम्स फॉर द हेल्प. एट दैट पॉइंट ड्रैगन अपना जो है, दैट इज कस्टर्ड जो है, वो अपनी शक्ति दिखाता है. ही फाइट्स दैट पायरेट. नॉट ओनली दैट कि वो उसको मार देता है, मतलब पायरेट इतना डरावना था, लेकिन जो इसके क्लॉस थे उससे वो उनको मारता है और उसको निगल जाता है. गॉबल. नॉट अ ट्रेस इज फाउंड. फिर फॉर सम पीरियड वो लोग सब खुश होते हैं, उसके चारों तरफ उसको घेरते हैं, सब खुश भी होते हैं. एंड देन अगेन दे बोस्ट कि थोड़ा सा वो नर्वस हो गए थे, अदरवाइज दे वर ब्रेवर देन कस्टर्ड. लेकिन कस्टर्ड जो है वो है हम्बल, ही इज पोलाइट, एंड वो एक्सेप्ट करता है, कहता है यस आप लोग मुझसे ज्यादा ब्रेव हो, एंड आई डोंट, मतलब कि मैं इस फैक्ट को डिनाई नहीं करता. एंड अगेन ही गोज इनसाइड द केज. थोड़े टाइम के बाद एवरीथिंग बिकम्स द सेम. दैट इज व्हाई एंड में जो पहली लाइन है, जो मतलब जो पोएम में स्टार्टिंग में आता है कि बेलिंडा जो है शी लिव्स विद हर पेट्स, दैट इज इंक ब्लिंक पिंक करके, वो लाइन दोबारा से लास्ट में रिपीट होता है. देयर इज रेफ्रेन. रेफ्रेन मतलब रिपीट ऑफ द पैराग्राफ, रिपीट ऑफ द लाइन्स. वो इसीलिए रिपीट हो रहा है कि दोबारा से सब कुछ वैसा ही हो जाता है. मतलब थोड़े टाइम के लिए when the pirate was there, तो they all were scared, they all were and when dragon उसको kill कर देता तो they all were very happy. But later on again everything becomes the same. They are sitting in the same wagon, they are making fun of dragon once again. So the tone here is, यहाँ पर जो है थीम है, the real strength of a person can be known only at the time of adversity. And message है, don't underestimate anyone. जैसे हमारे गीता में लिखा हुआ है कि शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए. शत्रु ही नहीं, आपको किसी को भी कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए. Somebody might be plain in front of you, but that doesn't mean that that person is not having the power. Power को दिखाने की जरूरत नहीं है. Sometimes simplicity is better than show off. So the message is, don't underestimate anyone's strength. Don't judge the book by its cover. Don't judge the book by its cover. मतलब किसी के ऊपरी पहनावे को देखकर आप उसको जज मत करो, ये ऐसा होगा. Because the power of a person, the real strength of a person can be understood only when there is a time. कौन सामने आता मदद करने के लिए. जैसे हम लास्ट में कहते हैं, a friend in need is a friend indeed. यहां कस्टर्ड वॉज एक्चुअली द रियल फ्रेंड. बाकी लोग सिर्फ उसके साथ मिलकर मजाक उड़ा रहे थे, बट जब टाइम आया तो सब छुप गए. और कस्टर्ड जो कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाता था, he was the one who came when Belinda needed the help. So this is theme, this is message, and आपका जो टोन है वो जगह जगह पर मतलब कि अलग अलग है. समटाइम्स इट इज सरकास्टिक, मतलब वो उसको जो है कमेंट कर रहा है दैट ही इज अ कॉवर्ड, जबकि ड्रैगन जो है इट कैन नेवर बी अ कॉवर्ड. समटाइम्स द टोन इज सरकास्टिक, समटाइम्स द टोन इज अप्रिशिएटिंग. जैसे वो कहता है कि जब ड्रैगन जो था पायरेट के साथ अटैक कर रहा था, तो ड्रैगन जस्ट उसने जो है अपने फायर को निकाला एंड उसने जो उसको गॉबल कर दिया. दैट वाज अप्रिशिएटिंग.
सो दस इफ वी सी इस पोएम का जो मेन है, इस वाले पोएम से आपके पेपर कैसे आ सकते, पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक आ सकता है थीम और दूसरा आता है मैसेज, एंड द क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी अ लॉन्गर वन। लॉन्ग में भी आ सकता है, एनिमल से भी आ सकता है और इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। एंड थीम इज वंस किसी भी इंसान का जो रियल पावर है दैट कैन बी नोन ओनली इन एडवर्सिटी। एंड फॉर मैसेज यू कैन यूज डिफरेंट, जैसे अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। यू कैन मतलब एक सच्चा फ्रेंड वही है जो आपको सही टाइम पर हेल्प करता है। डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, किसी के ऊपरी जो है पहनावे को देखकर वी शुड नॉट जज। देन अगर बेलिंडा का कैरेक्टर है तो बेलिंडा वॉज सेल्फिश, शी वॉज मतलब कि शी यूज टू मॉक, वो मजाक उड़ाती थी उसका, शी यूज टू टिकल, शी वॉज यू कैन से सेंसलेस, शी वॉज सेंसलेस। वेरेज अगर हम कस्टर्ड को देखते हैं तो कस्टर्ड के लिए हम बोलते हैं ही वॉज वेरी हम्बल, he was very peaceful, he was very helpful। ये उसके कैरेक्टर्स हैं। आपका पेपर में आ सकता है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट। मैम मैम हमारे उसमें एक क्वेश्चन आया था कि दैट हु ऑल आर द फ्रेंड्स ऑफ बेलिंडा। सो मैम उसमें हम लोग सिर्फ कस्टर्ड लिखेंगे या सारू का नाम लिखेंगे, मतलब जैसे आपने कहा? नो, ऑल द फ्रेंड्स, बट यू हैव टू राइट द रियल फ्रेंड वाज कस्टर्ड। ओके मैम। This question I had given, custard humbly accept that other animals are braver. So which quality? That is what I said na, he is very humble. It is his humility. Humility हम word बोलते हैं, HUMILITY, humility. He is very humble because he accepted। ठीक है, दूसरा है तो है। See, we don't need to tell that, I don't need to tell 100 times that I am this, I am that, I am that. Okay, हर इंसान अपने आप में बहुत अच्छा होता है। And he accepted that. That shows that he was very humble, polite, humility. He was full of humility. Humiliate नहीं, humility. Humility is humbleness. This shows that he was मतलब वो बहुत ही शांत तरीके का था। ये यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि उसका क्या है। And then you may be asked the question कि was he really coward? So not at all. He was not at all coward. He was real hero. एक मतलब एक क्वेश्चन ऐसा बन के आता है आपके पेपर में कि at the end मतलब कि it has been revealed that it was dragon who was the real hero. Do you मतलब कि do you agree? Yes. A person is hero when he is able to fight the situation. Why do we call our army as hero? Because they are the one who fight the situation of adversity. तो a person can be called as hero when, यहाँ पर जो कैरेक्टर है, even though they are all characters, उसमें जो है ड्रैगन को, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऑपोजिट दिया है। अब अगर आप देखो, कैट डरपोक बिल्ली बोलते हैं हम हिंदी में, तो कैट को उन्होंने बोला है टाइगर जितना, मतलब डॉग, देन आपके चूहा, उनको बोला है, मतलब दिस इज ऑल व्हाट दे वांट टू से इज द कॉमन पीपल जो होते हैं ना वो दिखावटी होते हैं। हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, बट जो रियल हीरो होते हैं ना, जो रियल ब्रेव होते हैं ना, दे नॉर्मली डू नॉट शो ऑफ। और यहाँ पर ड्रैगन जो है, ही हैज बीन पर्सोनिफाइड एज अ ब्रेव कैरेक्टर। वेयर जो बाकी तीन फ्रेंड्स हैं वो वही फ्रेंड्स होते हैं, आपके साथ में भी होते होंगे, अबे यार अबे भाई तू भाई है तेरा, तू टेंशन मत ले, तेरे साथ होने तो दे, मैं हूं तेरे साथ खड़ा। और बाद में जब आपको मुसीबत होती है ना तो वो सब यहाँ से गायब होते हैं, टप, वो मूवी में दिखाते हैं ना, अचानक से सब गायब हो गए। ये वो तीन कैरेक्टर्स हैं। इन अ ह्यूमरस वे, अगर हम इस मतलब कि इसका जो, हाँ, टोन के अंदर आपका जो है, यू ऑल्सो हैव टू यूज ह्यूमरस। टोन में आपको जो है ह्यूमरस भी यूज करना है,
मतलब उसने मजाक करते हुए कहा है। आपने मूवी में देखा होगा ना, वो मूवी में दिखाते हैं बड़े सारे लोग होते हैं, अचानक से गायब हो जाते हैं। तो ये वही 3 कैरेक्टर्स हैं जो हमेशा बोलते हैं हमें टेंशन मत लो, कुछ होने तो दो, सामने साथ खड़े हम। और जब सचमुच में टेंशन आती है तो वो साथ पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं हवा में। और जिस इंसान का हम मजाक उड़ा रहे होते हैं वो इंसान हमारे लिए आकर हेल्प करता है। तो ये एक्चुअल में दैट इज अ पोयम। हैव फ्रेंड्स बट डोंट बी जजमेंटल। हैव फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नेवर बी जजमेंटल। जैसे डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, या नेवर बी जजमेंटल, ये इसके जो है यू कैन यूज द मैसेज। द थीम इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप। तो आप लिख सकते हो, जब थीम लिखते हो तो फ्रेंडशिप लिख सकते हो, रियल स्ट्रेंथ ऑफ अ पावर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडवर्सिटी लिख सकते हो, एंड मैसेजेस वी शुड नॉट जज एनीवन बाय देयर आउटर लुक्स। So these are the 3 poems which you will be having in your CBSE boards, and this time maybe you are not having the RTCs, instead you may be having a direct question, but direct question can be in 2 marker also, and it can be in the 4 marker also. और नॉर्मली जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द पोएम, क्योंकि यहाँ पे पोएम में अमांडा में तो चलो उसकी मम्मी ने क्या बोला, डोंट बाइट योर नेल्स, यू डोंट हंच योर शोल्डर्स, मतलब वो शी वांट्स हर पर्सनालिटी शुड बी गुड, शी शुड बी डिसिप्लिन, शी वांट्स दैट शी शुड लुक एट हर मदर, शी शुड बी। लेकिन जो आपका एनिमल्स है या फिर आपका टेल ऑफ कस्टर्ड है, इसमें आपका थेमेटिक है। थेमेटिक का मतलब होता है बेस्ड ऑन सम थीम। तो थीम, मैसेज, टोन, और कभी आपको जो है ऐसे, जैसे अभी आपने क्वेश्चन बताया था दैट ही हैज एक्सेप्टेड दैट ही इज कॉवर्ड, तो उसकी कौन सी क्वालिटी बाहर आती है। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, अमांडा में फैंटेसी, मदर इज कंसर्न्ड। एनिमल्स में द पोएट इज कंप्लेनिंग, एगोनाइज्ड, ही इज एगोनाइज्ड मतलब वो दुखी है, वो दुखी है। And in the poem Tale of Custard, it is a humorous, it is about friendship, it is about the real, what we call as strength, real bravery. तो ये आपके अलग अलग जो है आपका आ सकता है, मैसेज, टोन, थीम, एंड व्हाट डू यू इन्फर। आपने उस पोएम को पढ़ा तो आपको क्या समझ आ गया, तो उसको किसी कैरेक्टर से रिलेट करके लिख सकते हैं। लाइक अमांडा का कैरेक्टर लिखो, अमांडा का कैरेक्टर लिखो, तो अमांडा के कैरेक्टर में आप लिख सकते हो कि अमांडा एक छोटी सी बच्ची है, बीइंग नोविस, नोविस मतलब शी इज, मतलब कि शी इज नेव, नेव मतलब इनोसेंट, बीइंग अ चाइल्ड शी इज नेव, शी इज इनोसेंट, शी वांट्स टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, she doesn't want her parents to interfere. Therefore, whenever her mother tries to give her concern, pay her concern, show her concern, she becomes irritated. तो वहां आपका चाइल्डहुड, इनोसेंस है। मदर का कैरेक्टर क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ मदर, मदर इज कंसर्न्ड, a concerned person who wants her child to be fit and fine, who wants her child to be beautiful, who wants her child to be disciplined, जैसे हर मदर्स होती। इन एनिमल्स यहाँ पे आपके किसी का कैरेक्टर नहीं है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि व्हाट इज अ मैसेज कन्वेड। तो मैसेज इज आपका अबाउट द ह्यूमैनिटी, द difference or the parallelism between the humans and animals. Humans who do everything for others. They are materialistic, they run behind materials. They don't care for others.
एंड द लास्ट वन में आपका बेलिंडा का आ सकता है और आपके कस्टर्ड का आ सकता है. दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न. So now, whenever you are learning, just go through. And sometimes you may be even ask ki what are the poetic devices the poem has used. If it is about the first poem, अमांडा, तो उसके अंदर एनाफोरा है, एजोनेंस है, मेटाफोर है, तो आप 2-3 को ले सकती हो. इन द सेकेंड अगेन देर इज एजोनेंस, देर इज एलिट्रेशन. इन द थर्ड आपके सब कुछ ही है, उसमें ओना बेटा पिया भी है, जैसे उसके अंदर उन्होंने वर्ड्स को यूज किया है. देन आपका एजोनेंस भी है, कंसोनेंस भी है. देन यू ऑल्सो हैव एनाफोरा, यू हैव पर्सोनिफिकेशन, यू हैव एलिट्रेशन. तो ऑल द पोएटिक डिवाइसेस हैव बीन यूज्ड. अगर ये क्वेश्चन आता है तो यू कैन टेक 2 or 3 पोएटिक डिवाइसेस और आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इन दिस लाइन दे हैव यूज्ड दिस. बहुत कम आता है लेकिन आता है. सो दीज आर द कंप्लीट रिविजन ऑफ द रिविजन्स ऑफ द पोएम. पोएट्री आपकी तीनों जो है आज कंप्लीट हो गई है.